राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी लगने के बाद में आपको क्या-क्या काम करने पड़ेंगे? ये एक मैंने आपको पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने आपको प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है? ये हमारा टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर लेना, यहाँ पर कोई भी सूचना आती है, चाहे किसी भी मंडल की अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की लिस्ट क्या आती है, किसी भी मंडल की जैसे पीएच कैंडिडेट के संबंधित में आती है, ठीक है? किसी भी का भी रिजल्ट जारी किया जाता है, तो वो सूचना आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, सबसे पहले आप इसे जॉइन कर लेना। देखिए, यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थियों ने कहा था कि ये जो काम है ना? इसको थोड़ा-सा हमें डिटेल में आप समझा दीजिए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा आपको समझा देता हूँ। और भी कई कमेंट है, जैसे कुछ अभ्यर्थियों का प्रोविज़नल को लेकर कमेंट है ना? और भी कुछ कमेंट मैं यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ। तो इन सभी की बात भी अपन बाद में करेंगे। एक बार थोड़ा-सा अपन जल्दी से देख लेते हैं कि आपको जमादार या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और आपका गार्ड और सिपाही को सुचारू संचालन के लिए कार्य करने का उत्तरदायित्व दिया जाता है। तो ये कौन-कौन से कार्य हैं? सबसे पहले अपन बात करें तो निर्धारित वर्दी में देखो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो या फिर और कोई हो, हर एक डिपार्टमेंट में वर्दी होती है। ठीक है? वर्दी का मतलब आपकी यूनिफ़ॉर्म होती है, वो यूनिफ़ॉर्म आपको पहनकर जाना पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो पोस्टिंग होती है, वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर आपको कौन से विभाग में मिलती है। देखो, हर एक विभाग के अंतर्गत यूनिफ़ॉर्म है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है? और अगर ज़रूरी होती भी है, तो आप यकीन मानिए, स्टार्टिंग का आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है, वहाँ पर अगर आप यूनिफ़ॉर्म पहनकर चले जाते हैं, उसके बाद भी अगर आप नहीं भी जाते हैं, तो भी कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता है। कहने का मतलब सीधा-सा है, स्टार्टिंग के 2-3 साल अगर आप यूनिफ़ॉर्म पहन लेंगे, उसके बाद में अगर आप फॉर्मल ड्रेस में जाएँगे, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो निर्धारित वर्दी में कार्यालय समय से आधा घंटा पूर्व उपस्थित होकर और कार्यालय की सफाई करना और कार्यालय समय उपरांत कार्यालय बंद करना। अब कहने का मतलब सीधा-सा है, जैसे आप अगर मजिस्ट्रेट में आपकी ड्यूटी लगती है या फिर किसी स्कूल शिक्षा विभाग में अगर आपकी ड्यूटी लगती है, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कि अगर 8 बजे से 2 बजे तक आपकी स्कूल लगती है, तो सुबह साढ़े 7 बजे आपको उपस्थित होना है और यहाँ से सभी के जाने के बाद में 2:30 बजे आपको ऑफिस बंद करके जाना है। तो स्कूल का टाइमिंग तो ये रहेगा, लेकिन आपका जो टाइमिंग है, वो आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद में रहने वाला है। ये भी आप तय मानो स्टार्टिंग के 2-3 साल ही रहने वाला है। उसके बाद में आप ये जो 8 बजे अगर स्कूल ओपन होंगे, तो 8 बजने से आप 10 मिनट अगर पहले चले जाओगे, तब भी आपका काम चल जाएगा, है ना? ये कहने की बातें होती हैं, बाकी इतना ज़्यादा गहराई से, इतना ज़्यादा डिटेल से आपको कोई वहाँ पर ना तो प्रताड़ित करता है और ना ही इतना ज़्यादा वहाँ पर काम का लोड होता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, पत्रावलियों एवं अन्य महत्वपूर्ण कागज़ात को निर्देशानुसार एक शाखा से दूसरी शाखा में पहुँचाना। अब जैसे एक शाखा से दूसरी शाखा का मतलब ऐसा है, जैसे अगर किसी सचिवालय में ड्यूटी लगती है आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर, तो वहाँ पर कोई भी डाक होता है, कोई भी महत्वपूर्ण कागज़ात होता है, तो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पहुँचाने की ड्यूटी आपकी होती है। या स्कूल शिक्षा विभाग में भी मान लो आप, जैसे प्रिंसिपल कोई कागज़ अगर आपको दे देता है और वो सीबीओ ऑफिस आपको पहुँचाना होता है, या फिर गाँव के ही किसी दूसरे सरकारी विद्यालय में वो कागज़ पहुँचाने का कार्य है, वो आपको ही वहाँ पर करना पड़ता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर अधिकारियों और स्टाफ कार्यरत स्टाफ की घंटी सुनना और निर्देशानुसार कार्य करना। देखिए, अधिकारियों की घंटी सुनने से तात्पर्य यहाँ पर ये है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कलेक्ट्रेट में आपकी ड्यूटी लगी है, तो कलेक्ट्रेट वहाँ पर कोई मीटिंग में बैठा है और वहाँ पर जो बजर साउंड नहीं होती क्या? जैसा अपन बजाता है, ट्रिन ट्रिन करता है। अगर आप बाहर किसी भी कोई भी कार्य में लिप्त है, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, तो अगर वो घंटी आपको सुन गई, तो आपको अंदर अधिकारी के पास में जाना ही पड़ेगा, वहाँ पर हाज़िरी बजानी पड़ेगी। वहाँ जाकर बोलोगे, हाँ सर, क्या बात है? तो फिर आपको वो जो भी ऑर्डर देंगे, वो ऑर्डर आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। यही आपका स्कूल में होता है। स्कूल में भी प्रिंसिपल रूम में वो घंटी पड़ी होती है, तो वो जैसे ट्रन ट्रन बजाता है घंटी, तो उसकी साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो स्कूल अगर परिसर में आप कहीं पर भी होते हैं, तो आपको भागकर, दौड़कर वहाँ पर प्रिंसिपल कार्यालय में वहाँ पर जाना पड़ता है और उनके द्वारा दिए गए जो भी निर्देश हैं, उनकी पालना करनी पड़ती है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है। अगला देखिए, चौकीदार के रूप में कार्य करना और संदिग्ध गतिविधि पाए जाने पर उच्चाधिकारियों को सूचित करना। तो चौकीदारी आपको करनी है, 4th ग्रेड का जो कर्मचारी होता है, उसको चौकीदारी है करनी होती है। इसके अलावा संदिग्ध कोई भी परिस्थिति, यानी आप जिस भी डिपार्टमेंट में जहाँ पर भी अगर कार्यालय स्तर है, वहाँ पर अगर आप कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी दिखती है, तो अपने से उच्च अधिकारी हैं उनको वहाँ पर सूचित करना है। और नोटिसेज आदि को तामील करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और संबंधित को पालन करने के लिए अवगत कराना। यानी वो जो नोटिस है, वो जिस व्यक्ति से संबंधित है, जिस डिपार्टमेंट से संबंधित है, वहाँ पर जाकर उनको बताना कि क्या किस कार्यालय से संबंधित है वो नोटिस आया हुआ है। इसके अलावा नगरपालिका और नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत कार्यालय जो डाक है, उसका वितरण करने का, यानी कि बांटने का कार्य। फिर अगला है देखिए, वाहन चेकिंग के दौरान वाहनों को रोकने और प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही करना। देखिए, वाहन चेकिंग के दौरान आपकी ड्यूटी कैसे लग सकती है? जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी आबकारी विभाग में अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर आप ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर आबकारी विभाग में मुख्य रूप से क्या होती है, आपकी जो अवैध शराब होती है, उसको रोकने का कार्य होता है। जो आबकारी अधिकारी है, जब वो वाहन लेकर जाता है, तो हो सकता है कि वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भी साथ में लेकर जाए। तो वाहन चेकिंग के दौरान वहाँ पर वाहनों को रोकने का कार्य है, वो किया जा सकता है। और अगर वो अधिकारी कहता है कि किसी कार्टून को अगर आप खोल कर देखिए कितनी बोतलें शराब की हैं, कौन सी बोतलें हैं, एक तय सीमा से बाहर शराब की बोतलें हैं, वो गाड़ी में नहीं की जा रही हैं, उनकी काउंटिंग करना वगैरह, यानी इस तरीके का कोई भी कार्य है, वो वाहन चेकिंग के दौरान आपको इससे करवाया जा सकता है। इसके अलावा फोटोस्टेट और जो डुप्लीकेट मशीन है, उसके संचालन का कार्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ही होता है। इसके अलावा आपका कार्यालय अधिकारी और स्टाफ हेतु पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने का, यानी जिस भी कार्यालय में आपकी ड्यूटी लगती है, वहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था करने का काम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ही होता है, ठीक है? अब बहुत से अभ्यर्थी ये बोलते हैं कि चाय बनानी भी पड़ती है या फिर बनाई हुई चाय लानी ही पड़ती है। तो देखो, वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कहाँ पर लगी है।
आपको चाय बनानी भी पड़ सकती है और बनाई हुई चाय है वो लानी भी पड़ सकती है। अगर पास में कोई शॉप वगैरह है तो वहाँ से आप चाय लेकर भी आ सकते हो। आपका पैसा आपकी जेब से नहीं लगता है, वो अधिकारी जो हैं वो खुद उस बात का पेमेंट करते हैं और वो स्लिप बनाकर आगे भेज देते हैं। तो गवर्नमेंट से जो पैसे हैं वो पास होकर आ जाते हैं, ना तो आपकी जेब से लगते हैं और ना ही अधिकारी की जेब से लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पास में शॉप नहीं होती है, कहीं आउट एरिया में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो वहाँ पर संभव है कि आपको चाय ऑफिस में बनानी भी पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है कि कौन से कार्य क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी हुई है। अगला देखिए, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सौंपा गया कार्य करना। अब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक कार्य विशेष नहीं दिया गया है, इतना ही कहा गया कि कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा सौंपा गया कोई भी कार्य है वो आपसे करवाया जा सकता है। जैसे स्कूल में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो वहाँ पर प्रिंसिपल अगर आपको कोई भी कार्य दे देता है तो वो कार्य आपको करना ही पड़ता है। अब कोई भी कार्य का मतलब ये नहीं कि आपसे गटर साफ करवाया जाएगा ना। गटर साफ है वो स्वीपर करते हैं, 4th ग्रेड के कर्मचारी नहीं करते हैं, तो वो आपसे नहीं करवाया जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन अगर कोई भी कार्य, छोटा मोटा कार्य अगर आपको दिया जाता है तो वो आपको कार्य करना ही पड़ता है, या प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समस्त कार्य हैं वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को करने पड़ते हैं। तो ये टैक्स असिस्टेंट की फाइल के अंतर्गत ये ड्राफ्ट है वो दिया गया था, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ में शेयर करना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। फिर देखिए, एक कैंडिडेट का ये कमेंट है कि सर मैं वीडियो कैटेगरी से हूँ, मेरे ओल्ड डॉक्यूमेंट है वो ऑल राइट ठीक है, मेरे पास राजस्थान के मूल निवासी होने का भी प्रमाण है, नंबर 52 है, यानी कि इसकी वीडियो कैटेगरी में नंबर 52 है। एफिडेविट भी है, ओनली अदर स्टेट के होने के कारण प्रोविजनल में डाल दिया। तो मैंने कहा था कि जब राजस्थान के मूल निवासी हैं तो अदर स्टेट में कैसे हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं मूल निवासी हैं वो हरियाणा की हूँ, हरियाणा का बर्थ है और राजस्थान में ओबीसी से इसका विवाह हुआ था, उसके बाद में ये विधवा हो गई है, इनका कहना यह है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि भर्ती के विज्ञापन में इसकी जो विज्ञप्ति है उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। तो पहले तो आप मूल निवासी हैं वो राजस्थान के नौकर कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं, तो आपको कैटेगरी जो है वो जनरल कैटेगरी में डाला जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी से अगर आप विवाहित हैं लेकिन फिर भी आपको ओबीसी कैटेगरी में डालकर जनरल कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आपका जो बर्थ प्लेस है वो आपका हरियाणा है, इसलिए आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, भले ही आपकी जो शादी है वो राजस्थान में क्यों नहीं हो गई हो। सर डीवी हो गया, लेकिन कैसे पता करें कि प्रोविजनल में डाला है नहीं। देखिए, प्रोविजनल में डालते हैं तो आपके पास में कोई कॉल नहीं आता है। प्रोविजनल में केवल तभी पता चलता है, या तो फाइनल लिस्ट आती है उसमें रोल नंबर के आगे आपको पी लिखा हुआ मिलता है, तब आपको पता चलता है कि आपको प्रोविजनल कैटेगरी में डाला गया है। या फिर हो सकता है कि जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में जो विभाग है वो एक लिस्ट जारी कर सकता है जिन भी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई है या जिनको प्रोविजनल कैटेगरी में डाला गया है। तो हो सकता है कि विभाग अलग से एक लिस्ट जारी कर सकता है, वो लिस्ट जैसे ही जारी की जाएगी तो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी और कोई भी कारण, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे यह पता चले कि आपको प्रोविजनल कैटेगरी में डाला गया है या नहीं डाला गया है। हाँ, इतना है कि विभाग से जब वो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करते हैं या फिर बाद में अगर वो डॉक्यूमेंट्स है उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो उनको लगता है कि इनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, तो आपके द्वारा जो भी नंबर वहाँ पर दर्ज करवाए गए हैं उन नंबर पर पर्टिकुलर आपको मैसेज या कॉल करके वो आपसे बात कर सकता है कि आपके फलाने डॉक्यूमेंट में कमी है, आपको वहाँ पर ऑफलाइन उपस्थित होकर है उसको क्लियर करना है। तो ये कार्य है वो आप वहाँ पर कर सकते हैं। सर उदयपुर की प्रोविजनल लिस्ट आ गई क्या, तो मैं पहले आपको बता दूं कि पहले सभी मंडल का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरा होने दो। जयपुर मंडल में काफ़ी अभ्यर्थी थे तो उसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद में दूसरे राउंड की लिस्ट है वो अभी आई है, यानी कि आपका 4 से लेकर आपका 8-9 मई तक आपका चलेगा। उसके बाद में सेकंड राउंड है वो 9-10 मई को चलेगा। तो 10 मई तक आपके लगभग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने का कार्य होगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कार्य कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में संभावना है कि 5-7 दिन बाद यानी कि 15 से 20 मई के पास में हो सकता है कि प्रोविजनल की जो लिस्ट है वो विभाग के द्वारा जारी की जाए। और ये भी हो सकता है कि लिस्ट जारी ना भी करे, डायरेक्ट वो फाइनल रिजल्ट भी जारी कर सकता है और उस फाइनल रिजल्ट में आपके रोल नंबर के आगे इस तरीके से पी लिख कर भी वहाँ पर प्रदर्शित किया जा सकता है। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में काफ़ी अभ्यर्थी हैं, है ना, तो इतने ज़्यादा अभ्यर्थी होने के कारण फाइनल रिजल्ट में भी बहुत से अभ्यर्थी प्रोविजनल कैटेगरी में होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में सुधार करने के लिए हो सकता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड फाइनल रिजल्ट से पहले प्रोविजनल लिस्ट जारी करे ताकि जो भी अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है वो उन कमी को सुधार सके। तो ऐसी प्रबल संभावना बनती है फिलहाल के अगर आंकड़ों को देखें तो। बाकी कोई भी अपडेट आता है तो आपको सूचना हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहां पर आप ज्वाइन कर लेना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर करना जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से संबंधित है, ताकि उनको भी क्या क्या काम करना है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया बन सके। बाकी अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।